हेलो बच्चों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को मैं बताऊं कि ये जो आपके सामने थंबनेल लग रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया जाएगा, क्योंकि आप सभी का टाइम बहुत प्रीशियस है भाई। तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत कम शब्दों में हम जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे, सारी की सारी बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थंबनेल में दिख रहा होगा क्या कि परीक्षा की मुख्य बातें, यानी हमें कुछ चीजों पर कुछ बातें काम करना है, किन किन पॉइंटों पे हमें ध्यान देना है, वो मोस्टली एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है क्या पता होना चाहिए बेटा, ओएमआर भरने का सही तरीका। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा कि कैसे भरना है, लेकिन जो हम एक बार चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से भी जो आपकी हेल्प कर सकें वो हम कर सकें, हम बता दें आप सभी को, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का क्या असर होगा, कैसे होगा, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको बताने के लिए आपको मैं आशीष सर को भी बुलाता हूं। आशीष सर भी आपको इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा आपका अगला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या कि देखो, पहले जैसे एग्जाम हुआ करते थे उनमें सभी में, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उनमें आप सभी को ये डिटेल में गिवन होता था। क्या गिवन होता था भाई कि सामान्य हिंदी कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये सब आपका गिवन होता था। अब की बार इसमें कुछ नहीं दे रखा है, केवल बता रखा उसने कि प्रश्नों की संख्या कितनी बेटा 150, कितने मार्क्स का पेपर होगा 300 का, समय बता रखा है, बाकी उसने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताया आपको, ठीक है। और प्रत्येक मार्क्स के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, ये बता रखा है। अब हम बात करेंगे 150 क्वेश्चन है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी 75 क्वेश्चन में डिवाइड हो सकता है। अगर ये आपका कौन रीजनिंग और मैथ जो है ये आपका 75 क्वेश्चंस में डिवाइड हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी में भी जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैथ्स और रीजनिंग, जैसे मैथ का सेक्शन की मैं बात करूं तो 38 क्वेश्चंस मान लो, तो मैथ के सेक्शन में जैसे 38 ये हो गए, तो 19 के पार्ट से होगी ये मैथ के सेक्शन में, तो मैथ्स के क्वेश्चन कितने आ गए 19, उसमें भी रीजनिंग आपकी कितने की लगी हुई है 19 मार्क्स, 19 क्वेश्चन आपके यहां से लगे हुए हैं और आप बाकी क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग के ऑलरेडी लगे हैं, यानी कि 50 के राउंड अप आपके केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। समय अवधि आप सभी को पता है 2 घंटे का पेपर होगा, यानी आपकी 5-6 बार घंटी बजेगी आपकी वहां पे जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे। एक बार आपको पेपर बटने से पहले, एक बार आपका टाइम आने से, जब टाइम स्टार्ट होगा तब, बीच में जब 1 घंटा पूरे हो जाएंगे तब आपका एक बेल बजेगी, इसके बाद जब आपका पेपर एंड होगा तब, यदि आपको टाइम पे आपको नोटिस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई आपका टाइम इतना हो गया, इतना टाइम आपका यूज हो चुका है, ठीक है। अब हम मेन जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, ओएमआर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई समझो कैसे बताएंगे, सर आपको बता रहे हैं भाई ओएमआर कैसे भरना है। हेलो, सुनो बेटा, मेरी सारी बातें प्रिंस सर ने तो मैं अच्छे से समझा दी हैं, लेकिन मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत अच्छे से। देखो, ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या है। देखो, ये कॉपी जो भी चेक करता है ना, मैनुअली तो होती नहीं है, इसको कोई ना कोई मशीन चेक करेगी, ठीक है। तो ओएमआर सीट भरने का तरीका क्या है, देखो जैसे मैंने एक ये गोला बनाया, जैसे इसमें 1 लिखा है, मेरी बात समझना ध्यान से, जैसे दूसरा गोला बनना है इसमें 2 लिखा है, तो मेनली मेरी बात लॉजिक समझना, ठीक है। तुम सारे स्टूडेंट हो, तो मतलब जब ओएमआर भर रहे हैं ना, ठीक है, ये ब्रैकेट भर रहे हैं, तो इसमें जो सही तरीका इसने बता रखा है ये। लेकिन मेरी भी बात सुनो, ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो मार्किंग होती है इस बेसिस पे होती है, ये पूरा कलर्ड होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, पूरा का पूरा कलर्ड होना चाहिए। वैसे तो कोशिश करनी है प्रॉपर भरने की, ठीक है, प्रॉपर ही भर के आना है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कैसे भी करके नंबर खुला नहीं रह जाए, क्योंकि जब मशीन चेक करेगी अगर ये नंबर बिल्कुल भी ओपन रह गया तो वो तुम्हारा रीड नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये नंबर पूरा का पूरा छुपा दिया आपने कलर से, तो ये नंबर हमारा मतलब जो भी मशीन वगैरह चेक करेगी उसको ये प्रॉपर रीड करेगी। बात समझ में आई, ये लॉजिक होता है उसके पीछे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जो भी तैयारी है, ठीक है, वो हो चुकी है। और तैयारी में एक और बात बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी बच्चे को अगर 70% तैयारी है, किसी बच्चे को 60% तैयारी है, किसी बच्चे को 90% तैयारी है, ठीक है, तो हो सकता है ये बच्चा सिलेक्शन ले जाए, ठीक है, इसका रह जाए, ठीक है। पेपर कैसे सॉल्व
सॉल्व करना है, ठीक है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए अच्छी सी, ये जानना बहुत जरूरी है। माइंड मेकअप करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है, बात समझ में आई। कभी कभी तुम देखना कि हम देखते हैं क्लास में जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि बच्चा ये एवरेज बच्चा था, ये सेलेक्ट हो गया, ये बहुत होशियार बच्चा था, ये कैसे रह गया, है ना। तो उसमें यही होता है कि ये वाकई इससे होशियार होता है, लेकिन फिर भी पेपर में पता चलता है कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, ये रह गया। उसका रीजन ही यही है कि इसका माइंड मेकअप सही नहीं था, इसके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा सही रहा होगा, ठीक है। नॉलेज के मामले में भले ये इससे आगे है, लेकिन जो पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसमें ये बच्चा इससे ज्यादा बेटर होगा एनालाइज करने में। दूसरी चीज, पेपर से पहले तुम्हें डाइट वगैरह सही लेनी है, कुछ स्पाइसी वगैरह बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है जिससे कि तुम्हारा पेट वेट को खराब हो जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, संतुलित रहना है, ठीक है। और एट लास्ट 11 बजे तक तुम्हें 11 से 12 बजे तक सो जाना है, ठीक है। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना। मैं देखो जब हम पेपर देने जाते हैं, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं जो मुझे आती है, मैं हमेशा ये सोचता था कि ये भी रिवीजन कर लूं, ये भी रिवीजन कर लूं, ये भी रिवीजन कर लूं, क्योंकि पेपर की तैयारी कभी भी पूर्णतः 100% हो ही नहीं सकती। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी 100% है, बात समझ में आ रही है। वो पेपर के लास्ट मोमेंट तक तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि मैं एक बार और रिवीजन कर लूं, करंट अफेयर्स या अवार्ड्स वगैरह आ रहे हैं, इनको एक बार और देख लूं तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पक्का हो जाऊंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसा हमेशा फीलिंग आएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। नहीं, दिमाग क्या होगा, मेरी बात समझो, जो चीजें तुम्हारे दिमाग में ऑर्गेनाइज रखी हुई हैं, सजी हुई रखी हैं, वो बिखर जाएंगी एंड टाइम पे, बात समझ में आ रही है। भले ही तुम्हें ऐसा लगता रहेगा, सबको लगता है, सबको डर लगता है। जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है उसको हमेशा डर लगेगा, ठीक है। जो बच्चा मेहनत नहीं करता है उसके कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है जो भी होगा देख लेंगे, है ना। जो मेहनत करेगा उसी को डर लगेगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे सर ने आपको बताया था कि 150 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं तुम्हें, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका, कुछ बच्चे बोलते हो, कुछ टीचर तुम्हें ये भी बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं उस स्ट्रेटजी पे काम करोगे 100% फायदा मिलेगा, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि जीएस को पहले अटेम्प्ट करो, और उसके बाद में हिंदी को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट हमारे टाइम टेकिंग नहीं है। ऐसा नहीं करना पेपर में, पहली बात ध्यान से समझो मेरी। पेपर को वन गो में तुम्हें करना ही नहीं है, ठीक है। कम से कम 3 गो में पेपर को बांट देना है, ठीक है। कम से कम 3 बार में पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहली बार में तुम्हें पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन देखते चले जाने हैं। देखने का मतलब जीएस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अटेम्प्ट करते चले जाओ, सोचो मत ज्यादा, बात समझ में आ रही। जो 100% श्योर हो वही क्वेश्चन वन गो में करने हैं। ऐसे ही बिल्कुल जीएस करने के बाद हिंदी के, या फिर बीच में मैथ्स आ गया तो ये नहीं सोचना मैथ्स को छोड़ के मैं बढ़ जाता हूं रीजनिंग पे, या रीजनिंग छोड़ के बढ़ जाता हूं हिंदी पे, ऐसा नहीं करना। जैसे जैसे पेपर का सीक्वेंस है, पेपर को वैसे ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन पेपर को ध्यान रखना पहली बार में उन्हीं क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है जिसमें तुम 100% श्योर हो। चाहे वो क्वेश्चन हिंदी का हो, चाहे हमारा जीएस का हो, चाहे हमारा मैथ्स का हो, चाहे हमारा रीजनिंग का हो। इसमें ये नहीं देखना इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसको पहले अटेम्प्ट करना है, ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन मैथ्स में ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग को अटेम्प्ट करते टाइम फर्स्ट गो में वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन तुम पेन फ्री कर सकते हो। पेन फ्री का मतलब थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़े। अगर मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मैं मैथ्स का क्वेश्चन बना लूंगा, लेकिन उसमें मुझे टाइम लग जाएगा, तो वो क्वेश्चन फर्स्ट गो में बिल्कुल छोड़ दो, भले ही तुम्हें कितना भी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। फर्स्ट गो में क्वेश्चन वही करना है जो बहुत जल्दी कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो पहला जब गो हो जाएगा तो 300 में से मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो बच्चा अच्छी तैयारी करके जाएगा तो उसका 300 150 क्वेश्चन में से वो 75 क्वेश्चन कर देगा। तो 75 क्वेश्चन से होगा क्या, जब टाइम हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इजी होंगे, इजी होंगे तो 1.5 घंटे में से ज्यादा 30 मिनट में फर्स्ट वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम सोचो 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे में से तुमने केवल आधा घंटा लेके आधा पेपर सॉल्व कर दिया, तो ये तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं देगा क्या? बात समझो, केवल टाइम लिया है तुमने 30 मिनट का, क्वेश्चन पेपर को आधा कर दिया सॉल्व, तो यहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले दिमाग को पेपर को माइंड में करो, पेपर में जाके, बात समझ में आई? अब ऐसे समझो किसी क्वेश्चन को तुमने टफ उठा लिया, रीजनिंग का या मैथ्स का, उस वही क्वेश्चन तुमसे नहीं आया पेपर में, ठीक है, या टाइम ले गया बहुत ज्यादा, तो क्वेश्चन की शुरुआत ही खराब हो जाएगी ना पेपर की, फिर माइंड बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा अच्छे से। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन को आसान उठाना है, बिल्कुल आसान 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 क्वेश्चन। तो जैसे 30 मिनट में ये क्वेश्चन हुए, जैसे रीजनिंग
देखो मैथ्स तो आसान आएगा, लेकिन रीजनिंग में जैसे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को बाद में ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना भी आसान आएगा ना रीजनिंग का, लेकिन इसमें डेटा इतना ज्यादा होता है बेटा, थोड़ा बहुत पढ़ने में टाइम लगता है। अगर कोई चीज गलत कर गई, कोई इंफॉर्मेशन मिस कर गई है ना, तो उसको जो सजाओगे ना तुम, सारे के सारे क्वेश्चन गलत होंगे या फिर सारे के सारे सही होंगे। बात को समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला हो उसको छोड़ देना है, उसको बाद में करना है, ठीक है। पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा, मैं तो बता रहा हूं, अगर तुम मेरे हिसाब से करोगे तो, ठीक है। बात समझ में आई कैसे अटेम्प्ट करना है? पहली बार में बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। दूसरी बात में जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करना है। तो यहीं से तुम्हारा 75% पेपर हो चुका होगा। बचा 25% टफेस्ट एग्जाम जो पार्ट होता है ना, उसको तुम्हारे पास पूरा भरपूर टाइम बचेगा, फिर उसको अटेम्प्ट करना बिल्कुल शांति से। मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो सकते थे वो भी होंगे तुम्हारे, क्यों? क्योंकि दिमाग प्रॉपर काम कर रहा होगा और उतना हम पहले से ही कर चुके हैं जितने पे हम पास हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो पूरा माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी दिमाग, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई हो उसको लास्ट टाइम पे चेंज भी मत करना, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। जो भी तुम्हारा चल रहा हो ना, मॉक में बढ़िया बढ़िया नंबर आ रहे हैं तुम्हारे जिस भी स्ट्रेटजी से, उसी को फॉलो करें, ठीक है। ये उन बच्चों को बता रहा हूं जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा मॉक नहीं दिए, मॉक वगैरह जिन्होंने टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रखी हुई, उनको तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं पेपर में, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट बात थी, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। मैंने बोला सिक्वेंस कोई फॉलो नहीं करना, फर्स्ट गो में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ही करने हैं, ठीक है। इजी इजी पार्ट उठाना है तुम्हें, चैलेंज नहीं लेना, ठीक है। अपने आप को मतलब ये साबित नहीं करना पेपर में कि मैं बहुत होशियार हूं, ठीक है। जैसे पेपर अटेम्प्ट करना है इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ, ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 3 बार में पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मुझे नहीं पता, मुझे आ नहीं रहा, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट जैसे ऐसे में किस में फंसोगे तुम? रीजनिंग में नहीं फंसोगे, मैथ्स में नहीं फंसोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो आ रहा है तो 100% आंसर सही जाएगा। मैथ्स से अगर ऑप्शन मैच करे तो इसमें भी 100, इसमें डाउट नहीं होता, अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ये डाउट हमेशा होता है बेटा जीएस में, हिंदी में, इसमें फंसते हैं बच्चे, है ना, हर कोई फंसता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, 4 ऑप्शन हो गए, जैसे जीएस में कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा ये, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव मार्किंग लगेगी, है ना, ठीक है, 0.5 की। तो इसलिए बताया जा रहा है, जैसे तुम 4 ऑप्शन है, ठीक है, जीएस का कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, जैसे आ गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो, है ना, तुम्हें ये नहीं पता, वैसे सबको पता होगा उम्मीद है ना, लेकिन नहीं पता, तो मानो तुम्हें ये पता है 4 नाम दे रखे हैं कोई, तो 4 नाम में मानो किसी ऑप्शन में एक नाम दे रखा है, ये तुम्हें 100% श्योर हो, जैसे पहला ही नाम कोई दे दिया, अभी प्रेजेंट के प्रेसिडेंट का नाम दे दिया, तो ये तो तुम पता है ना अभी कौन प्रेसिडेंट है। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट नहीं हो सकता, तो तुमने इसको हटा दिया ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में से आंसर हो गया। मानो ये 3 ऑप्शन में से क्लियर नहीं है तुम्हारा कौन सा आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं है, करके आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तुम्हारी। बात समझ में? 3 ऑप्शन रह गए, ठीक है। अगर तुम सही करोगे तो तुम्हारा कटेगा, अगर गलत हो गया कटेगा क्या? 0.5। लेकिन भाई सही कर दिया तो 2 नंबर मिलने वाले हैं। बात समझ में आई? 2 नंबर का मतलब है कि कम से कम 5 क्वेश्चन गलत करोगे ना तो तुक्के में, तब भी तुम इक्वल रहोगे। बात समझ में आई? अगर एक भी ऑप्शन हटा पा रहे हो तो वो क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, छोड़ के नहीं आना, चाहे भले ही नहीं आ रहा, चाहे बिल्कुल तुक्का मारना पड़े। बात समझ में आई? अगर 2 हटा दिए तो ये और भी अच्छी बात है, फिर तो 50% चांसेज हो गए ना तुम्हारे सही होने के, तो उस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना। देखो तुमने 2 ऑप्शन हटाए तो सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, समझना बेटा ये कुछ चीज, ये स्ट्रेटजी होती है। जितने भी टॉपर है ना दुनिया के आज तक, वो कभी भी ये ध्यान रखना, जितने भी टॉपर बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, कभी भी एग्जैक्ट डेटा पे एग्जैक्ट क्वेश्चन करके नहीं बन सकता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं गैस करते हैं, कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने 2 ऑप्शन हटा दिए, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, मैंने इसको आंसर मार्क कर दिया, चाहे मेरा गलत हो गया, मैं मान रहा हूं मेरा गलत हो गया, तो कटेगा कितना भाई? 0.5 ही तो कटेगा। अगर लेकिन मेरा बाई चांस सही हो गया, क्योंकि सही और गलत होने के दोनों के चांसेस 50-50% है, क्योंकि ऑप्शन ही 2 है। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन भाई वो मिलेंगे तो मुझे 2, तो मतलब मेरा फायदा ज्यादा है ना भाई इसमें। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, तुक्का मार के ही आना है ऐसे क्वेश्चनों पे, ठीक है, छोड़ के नहीं आना, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट था,
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जैसे कि सर ने बताया था, देखो नॉर्मलाइजेशन पहले तो दिमाग से निकाल देनी है, ठीक है। सारी टेंशनों को फ्री होके जाना है, बिल्कुल ऐसे समझना है क्लास में हमारी आरडी कैंपस की क्लास में बैठे हुए हो और क्लास दे रहे हो, टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल चिल मारना है। ये बिल्कुल लोड नहीं लेना कि मैं यूपी पुलिस का पेपर देने आया हूं, इतनी साल बाद आया हूं, ये टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल चिल मार के पेपर देना है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जब पेपर दो तो तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है इसमें, ये सारी चीजें बता दी मैंने, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में ये है कि 2 शिफ्ट में पेपर है बेटा, सबको पता होगा। तो 2 दिन में पेपर होगा। अगर सपोज करो पहले डे का पेपर आ गया आसान, दूसरे का आ गया टफ, तो दूसरे डे में जो एग्जाम होगा, जो टफ एग्जाम होता है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा हमेशा उन्हीं बच्चों को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बाकी सबके लिए सेम रहेगा। ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब लगाया जाता है तो ये देखते हैं कि इस डे में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पेपर दिया है, इस डे में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पेपर दिया है, एवरेज मार्क्स इस पेपर में बच्चों के कितने हैं, इसमें कितने हैं। जैसे सपोज करो सब जितने भी स्टूडेंटों ने बाद में पेपर दिया उनका एवरेज कम निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पेपर टफ रहा होगा, तभी तो सारे के सारे बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं और एवरेज निकल गए। तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन ज्यादा काम करेगा, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा जो बच्चों ने पहले पेपर दिया है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का हेड की निकाल देना है, जैसे पेपर करना है बिल्कुल नॉर्मल करके आना है। ये बिल्कुल नहीं डरना है कि नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव मार के तुक्का नहीं मारूंगा, नहीं, मैं तुक्का नहीं बता रहा, तुक्का नहीं बता रहा मैं। अगर तुम चारों ऑप्शन में फंस रहे हो तो मैं बिल्कुल क्लियर नहीं है तो मत लगाओ उसको। अगर तुम एक भी ऑप्शन हटा के आ रहे हो तो जरूर लगा के आना। 2 अगर हटा दिए तो बिल्कुल लगाओ उस क्वेश्चन को, कभी जिंदगी में छोड़ो, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे कुछ भी हो, लगा के आना है, ठीक है। बात समझ में आई? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी पे काम करो, जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के लिए, ठीक है, तैयारी तुम्हारी अच्छी होगी, सबको पता है। देखो प्रश्न पत्र में क्या है, सामान्य हिंदी को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा। बिल्कुल बेटा, क्योंकि हिंदी तो भाई हिंदी में ही होगी ना, उसको बाइलिंगुअल कैसे देंगे। बाकी देखो मैं इसमें भी तुम्हें बता देता हूं क्लियर, जो भी पेपर होगा। तुम एक और बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये सोचते हैं मैं तो हिंदी में कंफर्टेबल हूं, मुझे हिंदी समझ में आती है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल सही सोचते हो, ऐसे ही करना चाहिए। मुझे इंग्लिश समझ में आती है, मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम ट्रेन हमारा एक नाम होता है ना चलन में, तो ये इंग्लिश का नाम है, लेकिन इसकी रेलगाड़ी या इसका हिंदी में नाम बहुत टफ होता है ना। कभी कभी हम भले ही हिंदी के छात्र हैं, लेकिन कभी कभी वोकैबुलरी हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आएगा। अगर जब कोई चीज समझ में नहीं आए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे रीजनिंग हो, तो उसका इंग्लिश वर्जन एक बार देख लेना, ठीक है। शायद वो ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। बिल्कुल यही एप्लीकेबल होता है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश में अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो एक बार उसको हिंदी में देख लेना, शायद वहां से समझ में आ जाए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, चाहे पेपर किसी भी लैंग्वेज में दो तुम, ठीक है। हाँ हाँ, ये हमेशा होता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे हिंदी में कोई क्वेश्चन कुछ लिखा है, ठीक है, या अंग्रेजी में कुछ क्वेश्चन लिखा है, तो हमेशा जो हमारा चांसेस, जो मतलब प्रायोरिटी दी जाती है वो इंग्लिश भाषा को दी जाती है, ठीक है। इंग्लिश वाला जो वर्जन होगा उसी को सही माना जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तीसरी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम्हें। अब देखो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले ही बता दिया, खाना पीना बिल्कुल बेटा संतुलित खाना, बहुत ज्यादा खाना बिल्कुल मत खाना, ठीक है। स्पाइसी कुछ मत खाना, ऑयली कुछ मत खाना, हल्का खाना खाना शाम में, ठीक है। क्योंकि हल्का खाने से क्या होता है, जब सुबह उठोगे तो भरपूर एनर्जी रहेगी, ठीक है। और 12 बजे तक तुम्हें सो जाना है, 7 से 8 घंटे की जितनी नींद ले पाओ। ये मत सोच रहा कल मेरा पेपर है, बिल्कुल चिल मार के उठना है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ सेंटर में पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है आपको, ठीक है। यानी जिस समय आपका पेपर है 10 बजे से 11 बजे से 10 बजे से पहली शिफ्ट शायद, तो 10 बजे से यानी 9:30 बजे आपको सेंटर में एकदम पहुंच जाना है। अब यानी तुम रात में लगे पड़े हो, सुबह तुम्हारी आंखें ना खुल रही, तो टाइम से सोना है, टाइम से डाइट लेनी, बढ़िया डाइट लेनी है, ताकि आप बिल्कुल फिट रहे, तंदुरुस्त रहे और अच्छा से पेपर कर पाए। नींद ना आए आपको, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, बिल्कुल बढ़िया सा फील करना है। और इंपोर्टेंट बात बेटा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, पेपर से पहले अपने पास जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी कॉपी तुम्हें मिलेगी उसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कोई नई चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है तुम ब्लू पेन लेके जा रहे हो और एक ब्लैक पेन लेके जा रहे हो, इंस्ट्रक्शन में लिखा है केवल ब्लैक पेन यूज करना है, ब्लू यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो ये फालतू नहीं बैठना वहां पे, पढ़ लेना है उनको, ठीक है। ये टाइम इसीलिए दिया जाता है, पहले बच्चे समझते हैं फालतू में टाइम दे दिया, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज, पढ़ लेना है इंस्ट्रक्शन अच्छे से। दूसरा, फोटो वगैरह जो भी ले जाने हैं तुम्हें, 2 फोटो 2 पेन, ठीक है, 2 पेन एटलीस्ट ले जाने हैं। एक हमारे पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी अपने साथ रखनी है। कभी कभी वो अलाउ करते हैं, ठीक है, मांगते हैं फोटोकॉपी, कभी कभी नहीं मांगते, तो एक एक रख लेनी है जरूर, ठीक है। दोबारा से बता दे रहा हूं, एक आईडी प्रूफ रखना है,
ध्यान से सुनो दोबारा एक बार, आईडी प्रूफ रखना है, उसकी फोटोकॉपी, पेन रखने हैं, ठीक है, सारे पेन और 2 फोटो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचना है। मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम से पहले, टाइम के बाद में नहीं, और ना ही टाइम को ऐसे 10-20 मिनट पहले। अब देखो इसमें भी एक लॉजिक है, इसमें भी क्या लॉजिक है, जब बच्चा ऑटो से जा रहा है सेंटर पे, ठीक है, अगर वो एंड टाइम पे निकलता है ना तो उसको घबराहट होती है अंदर से, ठीक है, तो दिमाग मतलब परेशान हो जाता है पेपर से पहले ही। अगर मैं 1 घंटा पहले निकल गया ना सेंटर पे और 10 मिनट का रास्ता है तो मैं बिल्कुल चिल रहूंगा, पेपर पे बिल्कुल शांत दिमाग से पहुंचूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर तुम एंड टाइम पे पहुंच रहे हो तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि तो तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं गेट नहीं बंद हो जाए, है ना। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऑटो पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ, है ना, ऐसा कुछ नहीं, टाइम से पहले निकलना है, ठीक है। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है और सारी तैयारी पेपर से पहले, मतलब रात में सोने से पहले करने ली है, सुबह की, ठीक है, ठीक है। और तुम्हारा पेपर मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा ही होगा, बहुत पढ़ाई की है तुमने, ठीक है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो सब बच्चों को पूरा ऑल द बेस्ट कल के लिए। अब ऋतिक भाई आ रहे हैं भाई आरडी कैंपस। कल के लिए सभी बच्चों को नमस्कार। कल के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देंगे। बाकी सर ने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, कैसे करना है, टाइम से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि सर ने जैसा बताया है वो सब कुछ ठीक बताया है। रात में आप लोग बिल्कुल टाइम से सोना, आज बाबू सोना मत करना, आज बिल्कुल टाइम से सोना, कल सुबह टाइम से पेपर देने जाना। पेपर देने के बाद ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे, कल हम आप लोगों को सेंटर पर ही मिलेंगे। हमारा टारगेट है कल का कि जितने भी बच्चों के सेंटर, आज आप एक काम करेंगे सारे बच्चे कि अपने सेंटर अभी इस वीडियो के कमेंट में डाल देंगे, ठीक है, कि मेरा नाम ये है और मेरा इस जगह सेंटर है। तो जिस सेंटर पर हम होंगे आपकी मदद करेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है किसी सेंटर पे कहीं पर भी, तो मेरा नंबर आपके पास आ रहा होगा लाइन पे, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, बताएंगे सर कि हम इस सेंटर पे हैं, हमारा आधार कार्ड नहीं, जो भी प्रॉब्लम है। पहले तो आप सारी तैयारी कर जाएंगे, फिर भी अगर कुछ भी आपसे रह जाता है या आप नहीं ले जा पाए हो या कोई भी वहाँ प्रॉब्लम आ रही है या पेन रहेगा, कुछ भी छोटी, अगर संभव मदद हो पाएगी तो आरडी कैंपस आपके लिए पूरी मदद करेगा, ठीक है। और कल हम लोग सेंटर पे रहेंगे, कल का अभी प्लान बनाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से करो। अब प्रिंस सर से बात करो। कृपा करेंगे, सब बिल्कुल बढ़िया होगा, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।